हेलो एवरीवन। आज टॉपिक जो आपके सामने लेके आए हैं वो है बायोट सावर्ट लॉ। और हमारे साथ दो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, ईशा और खुशी। ये दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको बताएंगे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे इनसे कि क्या कोई वायर में अगर करंट का फ्लो होता है तो क्या उसमें चांसेस हैं कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। बताओ ईसा, यस और नो? यस। आप क्या कहते हो? यस। तो इसका मतलब है करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसको हमने क्लास 10th में भी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंसर्न में हमने स्टडी किया था, जिसको आज की डेट में हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बेसिक चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ ने इसी को थोड़ा अपने वे में एक्सप्लेन किया और एक फॉर्मूले को दिया। उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे कि करंट के कारण किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड का कितना इम्पैक्ट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी बात यहाँ पे करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था बायोट सावर्ट के थ्रू, राइट? ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वायर है। इस वायर का एक एंड एक्स मान लेता हूँ और दूसरे एंड को मैं वाई मान लेता हूँ। और आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। ये करंट आई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये करंट है। और एक एलिमेंट्री लेंथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डी एल लिया हुआ है। डी एल क्या है? एक एलिमेंट्री लेंथ है, छोटा सा लेंथ, उसको एलिमेंट्री लेंथ बोल रहे हैं। अब जब करंट की फ्लो इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो आप अपने हाथ को, मैं अपने हाथ को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूँगा कि अगर मैं करंट को यहाँ पे लगा दूँ, देखो आप यहाँ बिल्कुल करंट के सामने लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेरे 4 फिंगर हैं ये अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इनवर्ड होगा। बिल्कुल ठीक। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए जो साइन दी हुई है वो क्रॉस की साइन लिखी हुई है यहाँ पे, और अगर डॉट का साइन होता तो आउटवर्ड। बिल्कुल ठीक, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और आपको यहाँ पे क्या निकालना है? तो मैग्नेटिक फील्ड की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो बायोट सावर्ट ने क्या किया, एक अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी? करंट के। उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे समझने के लिए, तो हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एम्पियर मीटर लगा दिया। एम्पियर मीटर क्या करेगा? करंट बताएगा, है ना? तो ये करंट उसने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया, करंट बढ़ाया। उसने देखा कि यहाँ पे इसी पॉइंट पे जहाँ की इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसने वहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई। फिर उसने क्या किया, और करंट बढ़ा दिया, देखा और भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। करंट को कम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई। बिल्कुल ठीक बात। तो इसने देखा कि इसका मतलब है करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में मूव कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी में मूव कर रहा है तो उसने बोला कि डीबी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण बन रही है, इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अच्छा, ये छोटे से पोर्शन को हमने लिया था ना अभी, इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दिया लेंथ को, कहा कि अब मैग्नेटिक फील्ड देखो जी यहाँ पे कितना आ रहा है, उसी पॉइंट पे कितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है अरे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ, बड़े लेंथ से आपने मेजर किया। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल के भी रहा होगा। ठीक है। अब एक बात और थी, यहाँ पे एंगल बन रही है कितनी? थीटा। ये थीटा कैसे बन रही है वो भी समझो। आपने क्या किया, आपने ये जो डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन, ये जो डीएल है ना, करंट की डायरेक्शन जो आप देख रहे हो, इस पे आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एक लाइन लेके जाओ, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। भाई ये क्या है? ये एक टेंजेंट है। तो आपने इस जिस वायर है, जो वायर है थोड़ी सी कर्व वायर है, इस वायर पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट वायर पे जब आपने कर्व ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ कर दी,
आपने देखा कि जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड बार बार निकालने की बात कर रहे हो उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर थीटा की कंपोनेंट की बात की जाए तो थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो इधर बनेगा, साइन थीटा उस तरफ बनेगा। तो उसने देखा कि ये भी ऑब्जर्व किया उसने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। बिल्कुल ठीक बात, क्यों खुशी? तो अब ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीन चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये तीनों चीज जब बढ़ रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ ही रही है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का काम कर रहा है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी था, कौन सा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी। वो क्या था? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर ये पॉइंट P पे है, आप और आगे चले जाओ, कोई पॉइंट Q मिल जाए और आगे चले जाओ, इसका मतलब डिस्टेंस जैसे बढ़ती जाएगी वैसे इससे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पे उसने बोला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, राइट, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इसके बाद इस सब को इसने कंबाइन कर लिया, सबको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद फॉर्मूला क्या मिला देखते हैं। कंबाइन करने के बाद अपने पास फॉर्मूला आया dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेरी गुड, I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया आपको, यही मिला ना? जब ये फॉर्मूला मिल गया तो उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन को भी तो हटाना होता है, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के देख लेते हैं। तो आपने बोला कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के लिख रहा हूं मैं यहां पे भी, कांस्टेंट मैं यहां पे के लिख रहा हूं। ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब बात करते हैं के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी सारे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है अब। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये होती है हमारे के की वैल्यू। और म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है ना, ये कितने के इक्वल है? तो 10⁻⁷। तो ये यहां पे आप इसकी वैल्यू रखो, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। बाकी सारी चीजें वही रखूंगा मैं यहां पे, आई डी एल बिल्कुल सही, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और यही फॉर्मूला हमारा बायोट सावर्ट लॉ है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि बायोट सावर्ट लॉ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन कब मैक्सिमम कब मिनिमम, वो यहां पे साफ पता चल रहा है। डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंगल की बात कर लो, साइन थीटा, साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, नहीं, और उसके बाद अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो अभी मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे ये है। हालांकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट की डायरेक्शन देखो आप। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। और मुझे कहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है? सेंटर पे। तो सेंटर पे यहां पे लिखा है आउटवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप एज्यूम करो कि इस तरह से करंट जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे अपने थंब को लगाऊं, यहां पे थंब को लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखना है, तो सेंटर पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे घूम के आना पड़ेगा इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आउटवर्ड निकलती हुई दिखेगी, है ना। और अगर इसी तरह का एक मैं सर्कल बना दूं दूसरी तरह का, देखो भाई समझना, यहां पे सही में सर्कल बन गया ये तो, है ना।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना अच्छा सर्कल बन गया। खैर, अब ये सर्कल जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे देखना है, करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं पहले, ठीक है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अगर मैं ले लूं, इसके अपोजिट में ले लेते हैं। हाँ, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, ऐसी। तो अब इसमें सेंटर की तरफ देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्ड होगी। यहां पे क्या होगी सेंटर की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड? इस केस में हमारे पास यहां पे क्या थी, तो ये डॉट से दिखाया, इसमें क्रॉस से दिखाया, और मैंने इससे पहले भी क्रॉस के बारे में बात किया था। अच्छा ठीक है, अब ये इसकी डिस्टेंस ले लो, इसकी एलिमेंट्री लेंथ ले लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ में यहां पे डीएल ले लेता हूं। यहां पे ये जो लेंथ है आपकी, इसको डीएल से आप कह रहे हो, मैं डीएल से दिखा रहा हूं, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यहां से आर में ले रहा हूं, ये डिस्टेंस भी आर ले ली मैंने। और मैंने उसमें भी क्या किया था, टेंजेंट ड्रॉ किया था, जहां पे करंट जा रहा था, करंट की डायरेक्शन थी, उसमें मैंने यहां पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अगर ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है तो आप इसमें ऊपर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। सर्कल पे टेंजेंट कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। अब बायोट सावर्ट लॉ यहां पे अप्लाई करना है मुझे, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, BSL लिख दूं मैं, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ हमें क्या देखना है, फॉर्मूला मुझे पता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई राइट, IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा लग रहा है देखने में फॉर्मूला? सुमित सर कैसा लग रहा है फॉर्मूला देखने में? चलिए थैंक यू। फॉर्मूला भी अच्छा, डायग्राम भी अच्छा, सर्कल भी गोल हो गया, गोल ही होता है सर्कल, ठीक है। तो अब यहां पे देखना है आपको कि अगर इस पॉइंट पे, यहां पे इस केस के लिए थीटा आपके पास कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जो थीटा बनाया है ना आपने, वो थीटा करंट के साथ, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे बन रही है, उस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या एंगल है। इससे पहले वाले डायग्राम में भी अगर मैं दिखा दूं, तो करंट और करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच की एंगल है थीटा हमारे पास। तो ये थीटा 90 डिग्री है। अगर इसमें मैं अप्लाई कर दूं थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है, रख दिया मैंने 1। तो अब ये फॉर्मूला dB इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू मैं नहीं रख रहा, क्योंकि साइन 90 कितनी हो गई, 1 हो गई, तो मैं उसको क्यों रखूंगा। अब IDL बाय R स्क्वायर लिख दूं क्या मैं सीधा? तो IDL बाय R स्क्वायर मैंने रख दिया। बताओ, खुशी 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 बता दो, ये सही है या गलत है? सही है, फिर सब सही होगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद चूंकि मुझे इस सर्कल का सिर्फ इतना सा पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, मुझे इस सर्कल के पूरे पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पूरे पोर्शन के कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो रही है ना, चूंकि ये ऐसा है, ये आगे जाएगा, इधर भी करंट होगा, इधर भी करंट होगा, अब मैं ज्यादा घूम नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऐसा होगा और फिर नीचे से ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, मतलब ओवरऑल करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगी हर केस में। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इस सर्कमफेरेंस के कारण। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इस सर्कमफेरेंस के कारण। तो इंटीग्रेट कर दो, चलो ठीक है इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन dB का कर रहा हूं मैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R स्क्वायर, R रेडियस है सर्कल का, ये भी नहीं होगा। और I तो करंट है, करंट तो एक ही दिया है मैंने, दो अलग अलग करंट थोड़ी दे रहा हूं, तो करंट भी, ये सब कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता। वेरी गुड, थोड़ा धीरे से। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने क्या, dl का,
क्योंकि डीएल अभी छोटा सा ये डीएल ये है, फिर डीएल ये हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, छोटे छोटे डीएल, पूरा डीएल मिलके 2 पाई आर बना देगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो डीएल मतलब कभी कभी ऐसा होता है लूप के लिए ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये मैंने यहां पे, चाहो तो आप लूप लगा दो, इस तरह से बता दो कि ये सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीबी का मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल ठीक, रख दिया। अब कुछ काटना है क्या? आर एक आर कैंसिल कर दूं, 4 पाई से और पाई पाई कैंसिल कर दूं, 2 या 4 कैंसिल कर दूं। अब बी की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू नॉट आई बाय आर। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर 2 भी है क्या? यस सर, 2r। 2r। तो ये हो गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि भाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखी जाए? तो कभी कभी मैं थोड़ा सा ये इस मामले में थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा। फॉर्मूला याद हो गया आपको? ध्यान में है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करते हैं इस फॉर्मूले को, ताकि थोड़ा सा आराम से इसको सॉल्व किया जा सके, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए। तो मेरे पास क्या है? b इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? म्यू नॉट आई बाय 2r। ये फॉर्मूला था। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा फॉर्मूला, फिर से आते हैं उस पे, आगे। यस सर। और यहां पे क्या लिखा है? म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये होगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ऐसा ही था ना? यस सर। ओके। अब मैं यहां पे थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंट, थोड़ा सा मैं ना कंजूसी करूंगा, काटूंगा कम, ताकि वैल्यू रखने में हमें कन्वीनियंट मिले। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू जो है ना, इसको मैं छेड़ूं ही ना, ताकि मैं इसकी वैल्यू 10 पावर -7 रखने में कभी भी मैं ऐसे उठाऊं और वैल्यू रख दूं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो आगे क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक आर कैंसिल कर लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? b इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आई बाय 2 पाई आई कर दो, या 2 आई पाई कर दो, बाय आर। आर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला आ गया। और b इक्वल टू 10 पावर -7 इंटू 2 पाई आई। बाय आर। अगर ये फॉर्मूला रखा जाए ना, तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप रख लेते हो। और अगर आप कहोगे जी नहीं, ये वाला भी तो फॉर्मूला ठीक है, मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कैसे रखेंगे वैल्यू? तो आप एक काम करो, अभी मैंने क्या बताया? अभी आपको बताया म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -7 लिखा दिया। यस सर। अब यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 पावर। -7। तो बस ये काम कर लेना यहां पे। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो म्यू नॉट में ये वैल्यू लगा दो, हो गया। यस सर। तो इस तरह से इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अभी एक सवाल और है। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल ही बनाया था ना मैंने, एक सर्कल बनाया था। लेकिन अगर एक से ज्यादा सर्कल हो तो, अगर दूसरा सर्कल भी यहां पे बनाना पड़े तो, एक सर्कल और, अच्छा एक सर्कल और, एक सर्कल और, अरे कितना सर्कल बनाओगे? तो अगर मान लो इस तरह से, यहां पे 4-5 सर्कल मैंने बनाए, 4 बनाए हैं, लेकिन अगर 4 सर्कल हो तो क्या करेंगे? यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर n नंबर ऑफ सर्कल हो तो n
से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ सर्कल के लिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 म्यू r into n म्यू नॉट आई बाय 2r r into n इंटू n n। इसी को तो कभी कभी ना बुक में सीधा n म्यू नॉट आई लिख लेता है वो, तो n को पहले लिख लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। यस सर ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया होगा। Yes, चलिए, sir. थैंक यू सो मच।